हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने हीगल के जीवन परिवेश और जीवन काल के बारे में बात की कि किस प्रकार की जर्मनी की वो समस्याएं थी जिनके चलते उनके जो आदर्श थे, विचार थे, वो जर्मनी के एकीकरण के लिए, उनके एकत्रीकरण के लिए, उनकी शक्तिशाली बनने के लिए उनको प्रेरित किया उन्होंने कि किस प्रकार से मुझे अपनी जो देश है जर्मनी, उसको किस प्रकार से एकत्रीकरण करना है, किस प्रकार से उसको शक्तिशाली रूप में स्थापित करना है और किस प्रकार के उनके आदर्श व विचार थे। आज हम हीगल की टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हीगल की रचनाओं के विषय में बात करेंगे कि हीगल की रचनाएं कौन कौन सी थी और उनके जो विचार थे राज्य को लेकर वो किस प्रकार के विचार थे और किस प्रकार की जो थिंकिंग प्रोसेस था, उनका चिंतन पद्धति उन्होंने अपनाई थी। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हीगल की रचनाओं के साथ। तो स्टूडेंट, हीगल की जो रचनाएं, हीगल ने सबसे पहली जो अपनी रचना लिखी थी वो लिखी थी द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन 1802 में जो उन्होंने लिखी थी। उनकी सेकंड रचना के बारे में यदि बात करें तो द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट 1807 में उन्होंने लिखी थी। उनकी तीसरी रचना में उन्होंने द साइंस ऑफ लॉजिक 1816 में लिखा। उसकी चौथी रचनाओं में द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसफिकल साइंस 1817 में उन्होंने लिखी। उनकी पांचवी रचना द लेक्चर्स ऑफ एस्थेटिक्स उन्होंने 1818 में लिखी। उनकी छठी रचना उन्होंने एलिमेंट्स ऑफ द फिलोसफी 1821 में लिखी। उनकी सातवीं रचना द लेक्चर्स ऑन द फिलोसफी ऑफ रिलीजियन 1827 में उन्होंने लिखी। स्टूडेंट, उनकी जो लास्ट रचना है लेक्चर्स ऑन द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री जो 1857 में प्रकाशित हुई या उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ ही यदि हम बात करें कि हीगल के अनुसार राज्य के विचार किस प्रकार के थे, हीगल ने राज्य को लेकर क्या विचार दिए थे, तो स्टूडेंट हीगल के अनुसार राज्य को धरती पर ईश्वर का अवतार कहा गया, क्योंकि हीगल का मानना यह था कि पृथ्वी पर यदि ईश्वर को कोई सत्यापित करता है या ईश्वर का कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो वह है राज्य। इसलिए व्यक्ति को राज्य के दिशा निर्देशों के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि यदि हम राज्य के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे, इसका अर्थ ये कि हम भगवान के द्वारा बनाए गए किसी भी दिशा निर्देश का पालन नहीं कर रहे। और यदि अगर कुछ भी गलत हमारे साथ होगा तो इसका मतलब ये कि हमने भगवान को नाराज किया है। ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ ही हीगल ने राज्य को नैतिक संकल्पना कहा। उन्होंने कहा कि राज्य में नैतिक संकल्पना निहित है, इसलिए राज्य जो कहे हमें वही कार्य करने चाहिए। हीगल के अनुसार राज्य का स्वयं का अपना एक व्यक्तित्व होता है, एक पर्सनैलिटी है। राज्य खुद में एक पर्सनैलिटी है, तो इसलिए राज्य साधन नहीं है, वह एक साध्य है। राज्य साधन नहीं है, वह एक साध्य है। हीगल ने राज्य का मूल कार्य कहा, नागरिक समाज को नैतिक निर्देश देना ही राज्य का मूल कार्य है और उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना ही व्यक्ति का कर्तव्य है। इसलिए व्यक्ति को राज्य के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। यदि हम बात करें कि हीगल ने और किस प्रकार की बातों से राज्य को परिभाषित किया, तो हीगल ने कहा कि राज्य सर्वोच्च संगठन है, उससे बड़ा कोई संगठन है ही नहीं। इसीलिए जो राज्य कहे व्यक्ति को उसी प्रकार से कार्य करना चाहिए, नागरिक समाज को उसी प्रकार से दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कार्य करने चाहिए। उसी से क्या होगा, उसी से हमारा जो है एक तरीके से कहा जाए तो पूर्ण रूप से विकास होगा और जर्मनी एकीकरण और शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभरेगा। हीगल के इन्हीं विचारों के कारण हीगल को फांसीवादी विचारकों का प्रणेता भी कहा गया। तो यदि कहा जाए कि फांसीवादी विचारकों का प्रणेता किसे कहा जाता है, तो हीगल को कहा जाता है। और यदि ये पूछा जाए यूजीसी नेट के पेपर में कि हीगल राज्य को किस रूप में देखते थे, तो हीगल राज्य को धरती पर ईश्वर का अवतार मानते थे। ये क्वेश्चंस कई बार रिपीटेड भी हो चुके हैं स्टूडेंट, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही यदि हम बात करें कि हीगल के फेमस स्टेटमेंट क्या था राज्य को लेकर, हीगल का फेमस स्टेटमेंट क्या था, तो हीगल का फेमस स्टेटमेंट जो था वो यह था कि राज्य साधन नहीं है, वह साध्य है। अगर हम उनके दूसरे कथन के विषय में बात करें तो उन्होंने कहा है तार्किक ही वास्तविक है और वास्तविक ही तार्किक है, यानी कि जिस चीज को हम तर्क के रूप में, जिसके बारे में तर्क कर सकते हैं, बता सकते हैं, आर्गुमेंट कर सकते हैं, वही चीज ओरिजिनल होती है। जिसके बारे में हम तर्क रूप में कोई बात नहीं कर सकते वह वास्तविक नहीं होती। इसलिए तार्किक ही वास्तविक है और वास्तविक ही तार्किक है। यदि हम उनकी चिंतन पद्धति यानी कि उनकी थिंकिंग
की बात करें कि उनकी थिंकिंग कैसी किस तरीके की थी, तो हीगल ने द्वंद्वात्मक पद्धति अपनाई थी। ठीक है स्टूडेंट, हीगल की जो पद्धति थी वो द्वंद्वात्मक थी, जिसमें उसने वाद विवाद प्रतिवाद व संवाद के माध्यम से व्यक्ति, समाज व राज्य व इतिहास के विकास का विश्लेषण किया। यानी वो किसी भी चीज का विश्लेषण जो करते थे वह वाद प्रतिवाद व संवाद के माध्यम से करते थे, और इस 3 प्रोसीजर में वह संवाद को सबसे प्रमुख मानते थे और सर्वोच्च मानते थे, क्योंकि संवाद में वाद और प्रतिवाद के मूल गुणों का समावेश होता है। क्योंकि जब वाद शुरू होता है तो उसके अगेंस्ट प्रतिवाद शुरू होता है, और इन दोनों के विरोधाभास के बाद जो निकल कर स्थिति आती है वह संवाद की आती है, और संवाद जो होता है इन दोनों के मूल गुणों का समावेश होता है उसमें, इसलिए इन्होंने संवाद को सर्वश्रेष्ठ माना। यदि हम बात करें कि हीगल के अनुसार राज्य विकास के चरण क्या थे, हीगल ने किन चरणों के द्वारा राज्य के विकास को परिभाषित किया, तो हीगल ने 3 चरण दिए थे राज्य के विकास को परिभाषित करने के लिए कि राज्य का विकास किस प्रकार हुआ। हीगल ने कहा सबसे पहले परिवार था, जिसमें प्रेम था, भक्ति थी, एक दूसरे के प्रति कह सकते हैं स्नेह था। धीरे धीरे परिवार समायोजित हुआ, नागरिक समाज बनकर उभरा, नागरिक समाज में स्वार्थ आया, स्वार्थ के वशीभूत होकर धीरे धीरे क्या हुआ, राज्य की संकल्पना स्थापित हुई, तो धीरे धीरे राज्य का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले परिवार आया, फिर नागरिक समाज आया और फिर राज्य आया। और राज्य में जो निहित संकल्पना है वह है सार्वभौमिक परार्थवाद की, जिसमें प्रेम और स्वार्थवाद दोनों का वशीकरण है, दोनों ही उसमें वशीभूत है, मतलब एक दूसरे के दोनों ही क्या कह सकते हैं, एक दूसरे में समाहित है। तो 3 चरणों में उन्होंने राज्य के विकास को परिभाषित किया, पहले परिवार, फिर नागरिक समाज और फिर राज्य। तो स्टूडेंट, आज हमने हीगल के रचनाओं के विषय में बात की उनके राज्य के को लेकर क्या विचार थे, उनकी चिंतन पद्धति किस प्रकार की थी। साथ ही साथ हमने ये बात की कि उन्होंने राज्य के विकास को किन चरणों में परिभाषित किया और किन किन चरणों में उन्होंने उसको डिफाइन किया। नेक्स्ट लेक्चर में कि उन्होंने जो नागरिक समाज थी उसकी संकल्पना को किस प्रकार से परिभाषित किया और किस प्रकार से उनकी आलोचनाएं समाज में हुई और किस प्रकार के निष्कर्ष के रूप में हम उनको आज के वर्तमान समाज में पाते हैं। तो स्टूडेंट, बने रहिए हमारे लेक्चर के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।